हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। फ्रेंड्स, हमारी पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और आज के लेक्चर में हम आपके सामने लेकर आए हैं गैसियस स्टेट इन वन शॉट लेक्चर। बहुत ज़बरदस्त आज सारा थ्योरेटिकल रिवीजन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम फोकस करेंगे गैसियस लॉज के ऊपर, वांडर वाल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में और किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आते हैं। आज के पहली वीडियो में हम केवल सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने लिखूंगा कैसे डिराइव किए जाते हैं और कहाँ से निकल कर के आए हैं वो। उसके बाद अगले लेक्चर में हम इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच पर आएंगे, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी ताकि हम पहले सारे फॉर्मूले देख लें, सारे लॉ को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैसियस स्टेट इन वन शॉट लेक्चर। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा गैसियस लॉज की तरफ मूव करता हूँ मैं। गैसियस लॉज में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से लॉ आते हैं। सबसे पहला लॉ आता है हमारा इसके अंदर बॉयल्स लॉ। क्या आता है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को फ्रेंड्स पीवी रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवी रिलेशनशिप। और ध्यान रखना, जब रिलेशनशिप प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हो तो यहाँ पर तीसरी क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, वो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ कहता है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब एक गैस के ऊपर आप जितना हाई प्रेशर डालोगे वो गैस उतनी ज़्यादा कंप्रेस होगी और कंप्रेस होगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली हाइयर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, लेसर इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। और इट इन अदर वर्ड्स आई कैन आल्सो से द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस is inversely proportional to the pressure applied on the gas but keeping the temperature constant at constant temperature, ठीक है। जो बातें आपको पता है उनको स्किप कर सकते हो, वीडियो को 10-10 सेकंड स्किप कर सकते हो या आप फास्ट स्पीड में देख सकते हो। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। मैं आप चैप्टर को रिवाइज करवाने का काम है, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना जहाँ पर आपको लगे कि आपको ये पॉइंट नहीं पता है और यहाँ से स्टेट से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पी वी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी के इंटू 1/v। वी को यहाँ ले आइए तो वो हो गया आपका पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट यानी कि के। तो ध्यान रखना, अगर पी वी आपका कांस्टेंट आता है तो वो बॉयल्स लॉ की रिलेशनशिप होती है। तो पी वी 2 स्टेज में बनेगा। देखिए, एक तो इनिशियल स्टेज पे क्या बनेगा? P1 V1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट और फाइनल स्टेज पे क्या बनेगा? P2 V2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो P1 V1 इजिकल टू P2 V2, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स? बॉयल्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। और इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, प्रेशर की टर्म को एक साथ ले आइए, P1/P2 इजिकल टू V2/V1। ये भी एक बॉयल्स इक्वेशन का ही फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है तो आप फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों डाटा में से आपको अगर कोई एक डाटा गिवन, तीन डाटा गिवन है और एक डाटा नहीं दिया हुआ है तो आप आसानी से उसके अंदर 4th डाटा को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय दिस बॉयल्स इक्वेशन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है, तो तीनों ग्राफ आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ग्राफ आता है प्रेशर का वॉल्यूम के साथ। तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ विल बी इन दिस शेप, ठीक है। ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा, कुछ ये बन जाएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक तो ये ग्राफ आएगा। दूसरा ग्राफ क्या आएगा इसका? देखिए, प्रेशर वॉल्यूम के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन प्रेशर 1/v के तो डायरेक्टली है। भाई वॉल्यूम के इन्वर्सली है तो लेकिन 1/v के तो डायरेक्टली है, ये कंफ्यूज रहती है। प्रेशर 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है क्योंकि P 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा ग्राफ क्या बनेगा उसको भी नोट डाउन कीजिए, मैं बिल्कुल भी आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यस, एक आपके पास है PV और एक है प्रेशर। तो ओवर एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर द PV विल रिमेन कांस्टेंट। तो ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। तो PV द कांस्टेंट ओवर एप्रिशिएबल रेंज ऑफ द
प्रेशर। तो पीवी कांस्टेंट है, पी 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो दिस इज आल्सो द ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ, दिस इज आल्सो द ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ, दिस इज आल्सो द ग्राफ ऑफ द बॉयल्स लॉ। और आपको बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, एक बॉयल्स लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि बॉयल्स लॉ जो है वो ये बताता है कि वाई द माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। जब पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर किसी ऊंची चोटी पर चढ़ाई करते हैं, तो वो अपने साथ पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं, उसका रीजन है दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। क्योंकि बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। भाई क्या घट जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। अब आप एक बात देखिए, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल है ना। तो आपसे यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल कर आएगी, वो रिलेशनशिप देखना एक बार ध्यान से, क्या निकल करके आएगी देखना दोस्तों। डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और आपका प्रेशर भी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है ना। तो वॉल्यूम डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आप एक बात देखिए, प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, प्रेशर डेंसिटी के क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। और मैं इसको आगे जाके प्रूव भी करूंगा कि प्रेशर डेंसिटी के वास्तव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो होता है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो हम क्या कहेंगे, एज वी गो हाइट एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी ऑफ द गैसियस मिक्सचर, जो एनवायरनमेंट में गैसेज मिक्स है उन गैसियस मिक्सचर की डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब वहाँ पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड द डेंसिटी ऑफ द गैसेस मिक्सचर डिक्रीजेज, सो द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन आल्सो डिक्रीजेज। ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। सो द पर्सन विल फील सफोकेशन टू ब्रेथ, सांस लेने में उसको घुटन फील होगी। सो ही कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, तो अपने साथ उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो आपको बॉयल्स लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या रिलेशनशिप है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीवी कांस्टेंट है, 3 डाटा में से एक डाटा दे रखा हो तो चौथा डाटा निकाल सकते हो। तो बताओ इससे ज्यादा क्या लोगे आप, बच्चे की जान लगोगे। चलिए ये तो हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। ऐसे करके 6 लॉ है और जिसने 6 लॉ पढ़ लिए तो समझ लो उसका ये गैसियस स्टेट का आधा चैप्टर हो गया। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर आता है गेल-लुजाक्स लॉ, फिर आता है आपका अवोगाड्रो लॉ, फिर आ जाएगा आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फिर आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये 6 लॉ आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ इज द वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ल्स लॉ, एंड चार्ल्स लॉ इज नथिंग बट वीटी रिलेशनशिप। दिस इज वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, और 2 रिलेशनशिप है तो मेरे भाई कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। यस, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, यहाँ से रिलेशनशिप क्या आएगी, इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी के आती है, ठीक है। टी को नीचे ले आओ, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ में PV कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में V/T कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो 2 स्टेट बनेंगी। इनिशियल स्टेज पे क्या होएगा, V1T1 कांस्टेंट, और फाइनल स्टेज पे क्या होएगा, V2T2 कांस्टेंट। तो ये आप क्या फाइनल इक्वेशन आएगी, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। भाई इनिशियल स्टेज पर V1/T1 कांस्टेंट आएगा, फाइनल स्टेज पर V2/T2 कांस्टेंट आएगा। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, V1/T1 ये कांस्टेंट है कब, इनिशियल स्टेज पर। V2/T2 ये रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। कौन सी स्टेज पर, फाइनल स्टेज पर। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन ये आती है, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स इक्वेशन।
वॉल्यूम को अरेंज कर लीजिए, इसको रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को, तो आता है V1/V2 = T1/T2। यस, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स इक्वेशन। इन चारों डाटा में से अगर आपको 3 डाटा गिवन है, आपको इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक कंटेनर है, जैसे इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कहती हूँ एक कंटेनर है, इन ए कंटेनर नाइट्रोजन गैस ऑफ वॉल्यूम 500 ml। एक कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन गैस है 500 ml। इट इज़ कूल्ड, उस गैस को ना कूल किया गया है। इट इज़ कूल्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू -5 डिग्री सेल्सियस। आपसे कह दे कैलकुलेट न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का नया वॉल्यूम निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो साफ हिंट पता चल गया, कांस्टेंट प्रेशर है तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ। आपको कह रखा है एक गैस है, उसका वॉल्यूम 500 ml है, तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन 100% क्लियर हो गया होगा। देखो मैं निकाल के बताता हूँ 3 डाटा क्या क्या गिवन है। इसमें कह रहा है एक गैस है, इनिशियली उसका वॉल्यूम है 500 ml, बिल्कुल डेफिनेटली गिवन है। उस गैस को कूल किया गया 27 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले टेम्परेचर T1 था इसका 27 डिग्री सेल्सियस, सो इट कैन बी ट्रीटेड एज 300 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर कितना कर दिया, -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 क्या करेंगे, 273 से माइनस कर देंगे, तो 268 केल्विन आ गया। कितना आ गया, 268 केल्विन। और कह रहा है फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, V2 की वैल्यू 500 से कम आएगी। जिसमें ऑप्शन में दे रखा हो ना V2 की वैल्यू 500 से ज़्यादा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप गैस को कूल कर रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो, और टेम्परेचर कम होगा तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा डेफिनेटली। तो V2 की वैल्यू V1 से कम आएगी। और कितना कम आएगी, इक्वेशन में पुट कर दो, ये रहा इक्वेशन, V1/V2। तो V1/V2 कितना आएगा, 500 डिवाइड बाई V2 इजिकल टू T1/T2। T1 कितना है 300 और T2 कितना है 268। तो यहाँ से V2 निकाल लूँ मैं, इट इम्प्लाइज यहाँ से V2 कितना आएगा मेरा, V2 आ जाएगा बेटा, सॉरी दोस्तों, V2 कितना आ जाएगा, V2 को यहाँ ले जाते हैं, तो अपना 500 गुना 268 बटे में 300, 2 0 से 2 0 चला गया, 268 को 5 से डिवाइड कर लेना और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेट आपका 446 के आसपास आ जाएगा, ये चेक कर लेना। तो V2 आपका वॉल्यूम आ गया, 500 से घटकर कितना हो गया, 446 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से फेस कर सकते हैं, यस यू कैन डेफिनेटली फेस। चलिए ये हो गया चार्ल्स लॉ, लेकिन चार्ल्स लॉ के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट बताएंगे, वो आसानी से सुननी है आपको। चार्ल्स लॉ इन्हें एक स्टेटमेंट और दी थी, चार्ल्स ने, वेंट ऑफ चार्ल्स पूरा नाम था इनका, इन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी, और वो स्टेटमेंट क्या थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि कोई भी गैस है उसका आप T टेम्परेचर पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो क्या आता है, V0 प्लस V0 अपॉन इंटू T/273, T/273। इन्होंने बोला कि किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज या 1 डिग्री फॉल करने से, अब 1 डिग्री राइज में 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 डिग्री केल्विन भी हो सकता है। टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज और 1 डिग्री फॉल करने से वॉल्यूम में कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज आता है, उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। भाई वॉल्यूम निकाल रहे हैं T डिग्री सेल्सियस पर, जैसे T डिग्री सेल्सियस मैंने कह दिया 10 डिग्री सेल्सियस पर निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना आएगा, V0 पता क्या है, V0 है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, उसको V0 बोल दिया। तो उसने, चार्ल्स लॉ ने सिंपल सी स्टेटमेंट बोली, द वॉल्यूम ऑफ द गैस
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय फ्रॉम द वॉल्यूम एट ऑक्युपाइड 0 डिग्री सेल्सियस बाय द T डिग्री राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर, तो इतना इंक्रीज आएगा V0 बाई T बाई 273 कितना होता है, तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर 1 बाई 273 टाइम्स। इतना फैक्टर क्या करता है, या तो इंक्रीज करता है वॉल्यूम या डिक्रीज करता है, और किस वॉल्यूम से, फ्रॉम द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने V0 में इसको ऐड कर दिया। तो देखो अगर आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैंने T की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस रख दी, तो यहाँ पर कितना आएगा V0 प्लस V0 इंटू यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 10 अपॉन 273, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, देखो V0 यहाँ पर कॉमन है, तो V0 इंटू बाहर कॉमन ले लिया 1 प्लस T बाई 273, आपका ये आ जाएगा निकल करके, ठीक है। यस, इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कीजिए V0 इंटू 1 प्लस 20 बाई 273, और यहाँ पर कितना आएगा V0 इंटू 1 प्लस T बाई 10 बाई 273 डेफिनेटली। अब देखो अगर यही टेम्परेचर मैं एट टेम्परेचर, देखना ध्यान से, T इजिकल टू -273 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, या 0 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू ले रहा हूँ -273, वॉल्यूम चला गया टेम्परेचर -273 पर, तो यहाँ पर रखिए V0 इंटू 1 प्लस T की जगह क्या इतना रखेंगे -273 और डिवाइड बाई 273। अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस डाउन कीजिए, 273 कट गया, यहाँ पर कितना आएगा -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यानी कि वॉल्यूम जो है -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 0 होता है, क्योंकि V0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को एक स्पेशल नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। NCERT के अंदर मेंशन है, इसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते थे, ठीक है। टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो हम कहेंगे इट इज द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, क्योंकि इतना टेम्परेचर इमेजिन करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। विट क्या, सॉरी, केवल इमेजिन ही कर सकते हैं, दिस इज इमेजिनरी टेम्परेचर, दिस इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच एनी ऑफ द गैस इज सपोज टू ऑक्युपाई 0 वॉल्यूम। हम सपोज कर सकते हैं एक गैस 0 वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी इस टेम्परेचर पर, तो मैं क्या बोलूँगा, एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच एनी ऑफ द गैस इज सपोज्ड टू ऑक्युपाई 0 वॉल्यूम, and this temperature is called -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट आप याद रखिए, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 4 आपको अलग अलग इक्वेशन दे रखी हो, आपसे कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की थी, तो फार्मूला है VT डिग्री सेल्सियस V0 प्लस V0 इंटू T बाई 273, इसमें V0 मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस T बाई 273, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। हो गया, आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिया, तो 2 लॉ हमारे पक्के हो गए एकदम। जितना कंटेंट दूंगा ना आपको मैं एक दिन में, वो बिल्कुल ज़बरदस्त दूंगा, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं, ठीक है। आप इस चैनल से दिल से जुड़े हुए हो, और डेफिनेटली जितने भी लोगों को आप अप्रिशिएट कर सकते हो इस कोर्स से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ग्रेटफुल टू यू, यस। तो आप लोगों को बताएं कि हमारे को जो कैसा भी एक्सपीरियंस आपको लग रहा हो। तीसरा लॉ पे आते हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड गे-लुसाक्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको, गे-लुसाक्स लॉ, और कुछ बुक्स में इसको एक स्पेशल नाम से और लिखा हुआ है अमंटन्स लॉ, तो डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड। अमंटन्स लॉ, इसको बोलते हैं पीटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, पीटी रिलेशन, ये है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। तो इसमें सिंपल सी बात है, कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो आप आसानी से कर लेंगे डेफिनेटली। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या आएगा इसमें, देखिए गेल-लुजाक्स लॉ है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है। गेल-लुजाक्स लॉ कहता है प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ध्यान रखना इसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा K इंटू टी, टी को नीचे ले आओ, P बाई टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, फिर से वही रिलेशन बनेगी। इनिशियल स्टेज पे क्या आएगा P1 बाई T1, फाइनल स्टेज पे क्या आएगा P2 बाई T2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड अमंटोन्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसको रीअरेंज कर सकते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, दिस इज ऑल्सो द अरेंज्ड इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना, पेपर में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि द वाई द ट्यूब ऑफ द बाईसाइकिल टायर्स, बाईसाइकिल मतलब साइकिल के टायर की जो ट्यूब होती है, इट गेट ब्रस्ट इन द समर सीजन नॉट इन द विंटर सीजन। वो मोस्ट प्रोबेबल केसेज में क्या होता है, समर सीजन में फट जाती है, ब्रस्ट करती है, विंटर सीजन में नहीं करती। तो उसके पीछे ये लॉजिक जुड़ा हुआ है, आपको बता देता हूं। तो क्यों, बिकॉज इन द समर सीजन द टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली हाई, क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर कंपेरेटिवली फ्रेंड्स थोड़ा सा हाई होता है, और टेम्परेचर इज हाई, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द ट्यूब इज आल्सो हाई। समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि इन द समर सीजन द टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली हायर एज कंपेयर टू विंटर सीजन, सो दैट्स वाई द प्रेशर exerted by the gas molecules, the pressure exerted by the gas molecules on in the tube is also high। और प्रेशर होता क्या है, क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। सर एक गैस का प्रेशर क्या होता है, तो आपको बता देता हूं, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद इटसेल्फ, एक दूसरे के साथ टक्कर करना, एंड द विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल से टक्कर करना और आपस में कोलिजन करना, उसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर आता है, जो आपकी जो मूवमेंट आता है, उसी को गैस का प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसको कंफ्यूज ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द समर सीजन द pressure exerted by the gas molecules in the tube is also increases, और प्रेशर बढ़ेगा, so the gas molecule they put more and more collisions with itself and with the walls of the tube, so they will exert more and more pressure on the walls of the tube, and if the volume is constant then the due to हाइयर एक्सेस प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ड्यू टू हाइयर एक्सेस प्रेशर द ट्यूब में गेट ब्रस्ट, ट्यूब फट सकती है, डेफिनेटली फट सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है P बाई टी, जो समर सीजन में साइकिल की ट्यूब फट जाती है, इट द इम्प्लीफिकेशन, ये मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, दिस इज द गेल-लुजाक्स लॉ। तो आप बोलो याद रखेंगे, ठीक है। उसे पहले पढ़ाया था बॉयल्स लॉ, द माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ एंड दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द गेल-लुजाक्स लॉ। आप इसको डेफिनेटली याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। अब गेल-लुजाक्स लॉ बिल्कुल उसी की तरह है जो मैंने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो गेल-लुजाक्स लॉ कहता है कि हम प्रेशर निकाल सकते हैं, फाइनल प्रेशर एक T डिग्री सेल्सियस पर, तो वो भी उसी के बराबर आएगा P नॉट प्लस P नॉट इंटू T बाई 273 टाइम्स, यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द गैस एट T डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फ्रॉम द प्रेशर एक्सर्टेड एट, ये क्या होगा, इनिशियल प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसको P नोट बोलते हैं। तो P नोट में कितना इंक्रीज आएगा और P नोट में कितना डिक्रीज आएगा, वो तो डिपेंड करता है हम टेम्परेचर को कितना डिग्री राइज कर रहे हैं और कितना डिग्री फॉल कर रहे हैं। तो इससे भी क्वेश्चन क्या बनेगी, P नोट यहाँ पर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए बाहर, तो 1 प्लस T बाई 273, तो इतना सा फर्क है। वहाँ पर VT था, यहाँ पर PT है,
वहाँ पर वी नोट था, यहाँ पर पी नोट है, और बाकी रिलेशन है 1 + t/273। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अमेल्टन इक्वेशन, गेल-लोजाक्स लॉ। इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वही टर्म बनेगी, फार्मूला निकल कर आया था P1/T1 = P2/T2। 3 डाटा में से 4 डाटा में से कोई 3 डाटा दे रखा हो, चौथा डाटा आप आसानी से निकाल सकते हो। दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूं। अगर आपसे कह दे, ध्यान से सुनना, द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग 9 AM वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, और वो कितना आता है आपका 293 केल्विन। ठीक है, और कह रहे हैं जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है साइकिल की ट्यूब के अंदर, इनिशियल प्रेशर वो है, मान लीजिए आपका 320 mm ऑफ Hg। ठीक है, फिर कह रहे हैं टेम्परेचर आपका नून में, आफ्टरनून में आते हुए 2 PM तक, दोपहर के 2 बजे तक टेम्परेचर है वो बढ़ कर के 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, यानी कि आपका 313 केल्विन हो गया। इतना ही हुआ है, डेफिनेटली 313 केल्विन हो गया। तो आपसे कह दे साइकिल की ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो सीधा गैसियस लॉ, गेल-लोजाक्स लॉ लगाओ। ये तो यहाँ से तो सिंपल आइडिया मिल रहा है कि टेम्परेचर जो है आपका वो डबल हुआ है, तो यहाँ पर आई थिंक प्रेशर भी डबल आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप क्या लगेगी, P1/T1 = P2/T2। P1 की रिलेशन क्या है, P1 लगाइए यहाँ पर, P1 है आपका 320, T1 कितना है आपका 293 केल्विन, 293 केल्विन। उधर आ जाइए, उधर आपका क्या है, P2 निकालना है आपको, और T2 की वैल्यू कितनी है 313 केल्विन। इतना नहीं आएगा, केल्विन में करेंगे तो वैल्यू अलग आ रही है। ठीक है, तो P2 की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर P2 कितना जाएगा, यहाँ पर ले आइए 313 / 320 / 293 आ जाएगा। डेफिनेटली यहाँ से कर लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, इसको आसानी से आप सोल्व आउट कर लेंगे, पेपर में आसानी से क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बस आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस लॉ में कौन सी रिलेशनशिप है और कौन सा डाटा कॉन्स्टेंट रहता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 3 लॉ हो गए हमारे डिटेल में, 4th लॉ लेते हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे उसके ऊपर। अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ में कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वेरी इजी है। एट द एसटीपी कंडीशन Ng स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, गैस चाहे कोई भी हो, अगर उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से अवोगाड्रो ने एक स्टेटमेंट और दी थी, उस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट क्या थी अवोगाड्रो की, अवोगाड्रो ने बोला कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैस आपके सामने एक से ज़्यादा हो, कितनी भी गैसेज हो, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। जैसे मैं आपके सामने कह दूं मेरे पास 5 गैस है, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस। 5 गैसेज है। आपको पता है नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट 28 ग्राम, CO2 का होता है 44 ग्राम, मीथेन का होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम, और सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया 64 ग्राम। ठीक है, लेकिन इन गैस के ग्राम मोलिकुलर मास में, ये क्या है, सारे गैस के ग्राम मोलिकुलर मास, इन सब के ग्राम मोलिकुलर मास में गैस का मोल तो एक ही होगा ना, चाहे गैस कोई भी हो, सबके ग्राम मोलिकुलर मास में 1 मोल होता है। सबके 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर।
और सभी गैस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट बन गया, सभी गैस के एक मोल में इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल है ना, तो यही तो स्टेटमेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज, दीज आर ऑल द गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 22.4 लीटर में इक्वल मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर मैं किसी भी गैस के अंदर वॉल्यूम को हाफ कर दूं, अगर मैंने ये वॉल्यूम 22.4 लीटर से 11.2 लीटर कर दिया, अगर मैंने क्या कर हाफ कर दिया, वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो इक्वल वॉल्यूम हाफ कर दिया तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं वॉल्यूम 22.4 लीटर से 11.2 लीटर कर दिया, यानी कि वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.5। तो यहाँ पर मोल्स कितने हो जाएंगे आपके, 0.5 मोल, और 0.5 मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप हो जाएंगे, ये हो जाएंगे Na/2 मॉलिक्यूल्स। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? तो आपको प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम 22.4 लीटर के लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स भी अवोगाड्रो होते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ऑफ हो जाएंगे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट। क्लियर हो गया? यस। और मॉलिक्यूलर मास भी हाफ हो जाएंगे, 0.5 मोल में ये 14 ग्राम हो जाएगा, ये 22 ग्राम हो जाएगा, ये 8 ग्राम हो जाएगा, ये 16 ग्राम हो जाएगा, और ये 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसको बोलते हैं अवोगाड्रो स्टेटमेंट और अवोगाड्रो लॉ। याद रखेंगे इसको, ये आगे काम आएगा। और अवोगाड्रो लॉ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के मैं 3 फार्मूले बता रहा हूँ और वो आगे काम आएंगे आपके, उनको याद रख लेना। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n निकालने के 3 फार्मूले हैं। एक तो है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। आपको कोई भी वेट गिवन है W, तो गिवन वेट को मोलर वेट से डिवाइड कर दो। ये तो आपके पास गिवन वेट है, और गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते ही नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। अगला, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स गिवन है, अगर उसको आप अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो उसमें भी मोल निकल जाते हैं। तीसरा, अगर आपके पास गिवन वॉल्यूम है, आपके पास कोई भी वॉल्यूम गिवन है, अगर आप उसको 22.4 से डिवाइड कर देते हो, 22.4 लीटर से, तो उससे भी क्या निकल जाते हैं, आपके मोल्स निकल जाते हैं। तो कोई भी कर लो, जैसे आपको 11.2 लीटर दे रखा है, आपसे कहते हैं इसमें कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, तो गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 और डिवाइड बाई कितना कर दो 22.4, तो 1/2 मोल हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली। आपके पास मान लो मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो इसको डिवाइड कर दो 6.023 10⁻23 से, तो लगभग कितने मोल्स आ जाएंगे, 1/4 मोल्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी प्रकार गिवन वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आपसे कह दे 18 ग्राम ग्लूकोज है, कितना ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, इसमें कितने मोल्स होंगे, तो गिवन वेट कितना है 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है C6H12O6, डिवाइड कर लीजिए 72 + 12 + 96 कितना आएगा 180 आ जाएगा। तो ये कितना हो गए 1/10.1 मोल हो गया। तो गिवन वेट अपन मोलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो तीनों फार्मूले आप याद रखिए, आपके इन फ्यूचर काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा 4th नंबर लॉ। 4था नंबर लॉ लेते हैं, 5वां। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन डाल्टन्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, और उस स्टेटमेंट के बिना सब कुछ अधूरा है। यस, और वो है हमारी आइडल गैसिफिकेशन। तो आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे, सारे गैसियस लॉज और आइडल गैसिफिकेशन। फिर अगले लेक्चर में वैन डर वाल इक्वेशन का स्टेटमेंट ले लेंगे हल्का सा, और न्यूमेरिकल अप्रोच ले लेंगे। तो हमारे 2 लेक्चर में गैसियस स्टेट कंप्लीट हो जाएगा बड़े अच्छे से, और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, हाँ जी। आइडल गैसिफिकेशन सबको पता है क्या होती है, PV = nRT। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सभी को पता है। जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ओबे करती है, वो होती है आपकी आइडियल गैसेज।
और जो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती है, जो गैसेज इनको इस ओबे नहीं करती है, वो होती है आपकी रियल गैसेज। रियल गैसेज को बोलते हैं नॉन आइडियल गैसेज। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल गैसेज। तो नॉन आइडियल गैसेज के लिए पीवी आपका एनआरटी के इक्वल नहीं होता। यस, और यहाँ पर पीवी जो होता है वो एनआरटी के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस है। तो वैसे तो माना जाता है कि नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल है ही नहीं, बट ए गैस कैन अचीव ideal behavior at a very specific condition, and that condition is called high temperature and low pressure. This is a very interesting question for the exam point of view. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ भी है, तो ध्यान रखना है। नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, कोई भी गैस एक्चुअली परफेक्टली आइडियल है ही नहीं नेचर में। वो जस्ट हमारा एक मिसकंसेप्शन होता है, माइंड में इमेजिनेशन होता है कि ये गैस आइडियल होती है। नहीं, नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, बट ए गैस मे अचीव आइडियल बिहेवियर एट ए वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, एंड दैट स्पेसिफिक कंडीशन इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे क्योंकि बताता हूँ, क्योंकि एक बीच में थ्योरी आई थी जिसका नाम है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब 2 पोस्टुलेट दिए थे। वो पोस्टुलेट ठीक भी हैं। वो एक पोस्टुलेट कहा गया था कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। एक गैस मान लो पूरे कंटेनर में डली हुई है, मान लो इस कमरे में गैस ही गैस है, पूरा हॉल है, जैसे यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस हॉल में गैस ही गैस है, चारों तरफ ऐसे सराउंडेड है, ठीक है, बिखरी हुई है। लेकिन उस गैस को कंप्रेस करके अगर मैं एक जगह पर इकट्ठा करूं तो मेरे पास इतना सा वॉल्यूम बनेगा, बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम बनेगा इकट्ठा करने के बाद। लेकिन अभी फिलहाल पूरे कमरे में है, तो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेरिजन में गैस का वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। और ये कब पॉसिबल है? जब आप बहुत हाई टेम्परेचर लेते हो, क्योंकि टेम्परेचर जब तक हाई रहेगा तो द गैस मॉलिक्यूल विल द स्प्रेड इन द थ्रू आउट द स्पेस। इट मीन्स दिस इज द कॉन्स्टेंट रैपिड एंड रैंडम मोशन, बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। और कोलिजन बिटवीन क्या होते हैं? द गैस द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। KTG बोलती है द कोलिजन्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। इट मीन्स देयर इज ए नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन कोलिजन। यानी कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। मतलब एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट देयर इज ए नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस, ध्यान रखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर बता दूं, KTG का बहुत अच्छा पोस्टुलेट है कि द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लिख लो, फिर से रिपीट कर देता हूं। KTG ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पोस्टुलेट दिए थे पूरे। मैं एक बार 1 बाय 1 इनको डिक्टेट कर देता हूं ताकि आपके माइंड में रहे। कई बार पता क्या होता है, ऐसे बकवास से क्वेश्चन आ जाते हैं PGT केमिस्ट्री प्रिपरेशन एग्जाम में जो टोटली अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अब आप कहोगे सर एग्जाम में जो KTG है वो हमारे सिलेबस में है, तो ऑब्वियसली यस, NCERT के सिलेबस में ये मेंशन्ड है, तो हम इसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी आता है, 3 टाइप की वेलोसिटी, वो भी इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं मानती है। ठीक है, यस। तो KTG ने 7 पोस्टुलेट दिए थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बता दूं क्या है ये, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई थी। एक मैक्सवेल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, एक रॉबर्ट बॉयल है, एक आपके सामने इन्वर्जन टेम्परेचर देने वाले 2-3 साइंटिस्ट है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, बर्नौलीज भी है। तो KTG ने ये बोला था, पहला पोस्टुलेट सुनिए, 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ। पहला पोस्टुलेट था द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्युपाइड बाय द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस occupied is negligible as compared to total volume of the container। कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस का वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, पहला। दूसरा, KTG ने दूसरा पोस्टुलेट ये बोला कि देयर इज ए नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, और इस बात को मैं बिल्कुल नकार दूंगा क्योंकि KTG का ये पोस्टुलेट बिल्कुल रॉन्ग था। KTG कहती है
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं है। लेकिन अब दोस्तों एक बात मान के चलो, इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, सो हाउ ए गैस कैन बी लिक्विफाइड। सोचो, अगर एक गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो एक गैस को आप कंप्रेस करके लिक्विफाई कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये पोस्टुलेट टोटली फॉल्टी था, अजम्पशन था, बिल्कुल गलत था। तो हम क्या बोलेंगे? यस, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड दिस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनको बाद में बहुत सारे नाम दिए गए, कीजम फोर्सेज, डिबाई फोर्सेज, वांडरवाल फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, नॉन पोलर, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे मॉलिक्यूल्स के नाम दिए गए। तो आप इनको बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली होती है। फिर इसने बोला कि देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडमाइज रहते हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैपिड एंड रैंडम मोशन, और गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड जिगजैग मोशन, कि ऐसे 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 किधर भी मोशन करते रहते हैं। कांस्टेंट, रैपिड और रैंडम, क्या बोला है मैंने? 3 वर्ड। कांस्टेंट मतलब विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, रैपिड बहुत तेज गति से, एंड रैंडम, रैंडम का मतलब जिग जैग। ये आपको याद रखना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, एक जरूरी फोन कॉल आ गया था। तो केटी जी ने जो पोस्टुलेट बताए थे, पहला पोस्टुलेट फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहला पोस्टुलेट क्या दिया था कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्युपाइड बाय द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सेकंड वन, देयर इज ए नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तीसरा, देयर इज ए नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी अगली बात बोली थी कि द gas molecules are in constant rapid and random motion. Yes, they are keep on colliding with each other and with the walls of the container. ये भी आप बिल्कुल मान के चलेंगे। Yes, और the collisions between the gas molecules are perfectly elastic collisions. It means there is no loss of kinetic energy between the gas molecules during collision. Collision करने के दौरान गैस molecules के बीच में kinetic energy का कोई loss नहीं होता। That is परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया था, जो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और इसको ट्रांसलेशनल मीन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो आप। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। केटी जी का बहुत अच्छा पोस्टुलेट था ये, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान रखेंगे। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, दिस इज द सुटेबल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन एट विच ए गैस अप्रोच द आइडियल बिहेवियर। So a gas may deviate from the ideal behavior if the pressure is increased and temperature is decreased. अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो गैस will deviate from the ideal behavior and it will show totally and totally non-ideal gas, real gas behavior. Yes, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से क्या फंडामेंटल निकल करके आया है वो हमने बता दिया। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों, वो पॉइंट क्या है कि पी वी इजिकल टू एन आर टी तो होता है, वी को नीचे ले जाइए आप, तो पी एन बाई वी इजिकल टू आर टी, ये भी होता है। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि गैस का प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बॉयल्स लॉ में बोली थी ये बात, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में बोली थी मैंने बात कि प्रेशर डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो, लेट आई प्रूव दिस। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को, तो आपका पी क्या आएगा, एन की जगह रखिए डब्ल्यू बाई एम, तो वी पहले से है, इंटू आर टी। अब वेट बाई वॉल्यूम देखो डेंसिटी होता है, वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, ये वेट ये वॉल्यूम, तो वेट बाई वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो आपका पी क्या आ गया, ये तो हो गया डी आर टी बाई एम, यही आ गया फार्मूला। तो आपको ध्यान रखिए, एक आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है उसका फार्मूला होता है डी आर टी बाई एम, प्रेशर की सेंस में डी आर टी बाई एम। अब देखो, गैस का मॉलिक्यूलर मास फिक्स होता है, एक तरह से कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फिक्स होता है, एक तरह से कांस्टेंट है ये भी। तो अगर मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को भी देखो लिख रखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दे तो प्रेशर आपका डेंसिटी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आप इस बात को मान के चलिए। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और यहाँ से डेंसिटी का फार्मूला निकाल लीजिए। कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ द गैस फॉर द आइडियल गैस। एक आइडियल गैस की डेंसिटी निकालने का क्या फार्मूला है, तो डेंसिटी निकालने का फार्मूला है एम को यहाँ ले जाइए, आर टी को नीचे ले जाइए, तो पी एम बाई आर टी, PM/RT, दिस इज द फार्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ द गैस। लिख लीजिए तीनों फार्मूले। प्रेशर का फार्मूला है DRT/M, डेंसिटी का फार्मूला है PM/RT, और गैस का, किसी भी गैस का मोलर मास निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, DRT/P, DRT/P। यस, इसको भी आप बिल्कुल मान सकते हैं। और ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास भी कहीं ना कहीं डेंसिटी के बराबर होता है। एक गैस इज मोर डेंसर हैविंग हायर मोलिकुलर मास। एक गैस का मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस बात को मैं प्रूव करूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बात आगे जाके प्रूव होगी। इसको ग्राम्स लॉ में लूंगा। ग्राम्स लॉ में कहता है कि टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो मोलिकुलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो m को यहाँ ले गए, p को नीचे ले गए, तो DRT/P हो गया। तो देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, एक बार यहाँ पर क्या था, P था, सॉरी P, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और आपका R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो गैस इज हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास having higher density and gas having lower molecular mass has lesser density। ठीक है, तभी तो वो कॉन्सेप्ट आया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। भाई ग्राम ने बोला था ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक गैस की डेंसिटी कम है, इसका मतलब वो गैस हल्की है क्योंकि उसका मोलिकुलर मास कम आएगा ना, और एक गैस की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो हैवी है कि उसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है। तो डेंसिटी कम होगी तो वो गैस हल्की होगी, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा। और एक गैस डेंसिटी हाई होगी तो मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, तो भारी होगी, तो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आएगा, कम आएगा। तो बोलो मानते कि नहीं मानते, मान गए ना। यस, तो मैंने देखो सारे फंडामेंटल क्लियर कर दिए हैं, सारे फार्मूले लिख लीजिए। प्रेशर का, दिस इज प्रेशर, मोलिकुलर मास, दिस इज डेंसिटी, दिस इज द, दैट्स इट। चले आगे, हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये था अपना सीधा था फंडामेंटल। अब लेते हैं अपना 2 लॉ पढ़ते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। फिर अगले लेक्चर में आएंगे आइडियल गैस बिहेवियर में जो डेविएशन आती है, रियल गैस, वैन डर वाल इक्वेशन, और वैन डर वाल इक्वेशन में 2-3 मॉडिफिकेशन आती है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इतनी खास जान नहीं इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। यस, तो उनको आप मिस नहीं करेंगे डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। क्या बोला था मैंने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ नंबर 5 है, 4 हो चुके हमारे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और वो कंडीशन क्या है, सुनिए। डाल्टन्स लॉ कहता है एक कंटेनर है, मान लो उस कंटेनर में 2 या 2 से ज़्यादा गैसेज हैं। एक कंटेनर हैविंग 2 और मोर गैसेज, मान लीजिए गैस है A, B और C, तीनों गैसेज हैं, आपस में मिक्स है, बट दीज 3 गैसेज शुड बी केमिकली अनरिएक्टिव, केमिकली नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब डाल्टन्स लॉ की कंडीशन है कि डाल्टन्स लॉ कहता है कि डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन दैट केसेस इन इफ इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज द गैसेज शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब गैसेज आपस में केमिकली अनरिएक्टिव होनी चाहिए। ए की बी सी के साथ रिएक्शन ना हो, बी की ए सी के साथ रिएक्शन ना हो, और सी की ए बी के साथ रिएक्शन ना हो। मतलब ए की रिएक्शन बी या सी से नहीं होनी चाहिए, बी की रिएक्शन ए या सी से नहीं होनी चाहिए, और सी की रिएक्शन ए या बी से नहीं होनी चाहिए। मतलब आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो डेफिनेटली आप देखो
गैसेज आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है, तो ए का अपना पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल होगा पी ए, बी का अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा पी बी, और सी का अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा पी सी। और अगर इन तीनों पार्शियल प्रेशर को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास बताओ क्या आ जाएगा, पूरे गैस का टोटल प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मिक्सचर का टोटल प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसी को दोस्तों डाल्टन्स लॉ कहते हैं। बताओ इससे आसान स्टेटमेंट मैं आपको कहाँ से दूँ, बिल्कुल आया कि नहीं आया समझ में। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको, आपने फील किया होगा पर्सनली कि सर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हैं, और एक क्लियर तब है जब मैं काफ़ी चीज़ों को रिसर्च करके आपके सामने खड़ा होता हूँ। मैं किसी बुक में नहीं देखता, कहीं भी नहीं देखता, लेकिन हाँ दिमाग में छपे हुए हैं कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आपके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बहुत धीरे धीरे। बस आप अपने चैनल के साथ, अपने सर के साथ फेथ बनाए रखें, उनके कंटेंट पे भरोसा रखिए, जो भी कंटेंट मैंने दिया है, ठीक है। आपको मैंने ऑर्गेनिक का बेस्ट कंटेंट दिया है, उसका जैसा कंटेंट ऑर्गेनिक का आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाए ना, तो आपके पूरे पैसे वापस बिल्कुल डेफिनेटली वो भी इंटरेस्ट के साथ मिल जाएंगे। यस, आप मुझे लेक्चर बता देना, बहुत मेहनत की है मैंने लेक्चर्स बनाने में ऑर्गेनिक के, ठीक है। हाँ जी, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, कंडीशन क्या है, जिस भी गैस का मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं उसमें डाल्टन्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनो। डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना, कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of the gases, the total pressure exerted by the mixture of gases is equal to the sum of individual partial pressure of each gas present in the mixture, ठीक है। कंडीशन ध्यान रखो, कंडीशन क्या है, बाई इफ द गैसेज शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। कंडीशन ये है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, 1 2 3 4। एक ऑप्शन लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नियोन, दूसरा ऑप्शन लिया हीलियम प्लस ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन लिया हीलियम प्लस नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन लिया अमोनिया प्लस HCl। आपसे कह दे एग्जामिनर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैस का ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड नियोन नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये मिक्सचर के ऊपर पार्शियल प्रेशर CO2 का अलग होगा, नियोन का अलग होगा, तो इस पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। हीलियम गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, तो हीलियम का अपना इंडिविजुअल प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर होगा, ये भी डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेगा। हीलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो हीलियम का अपना अलग प्रेशर होगा, नाइट्रोजन का अलग प्रेशर होगा, इस पे भी डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। ये चौथा स्टेटमेंट देखिए, अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, और अमोनियम क्लोराइड के दोस्तों वाइट फ्यूम्स आते हैं। क्या आते हैं, वाइट फ्यूम्स आते हैं, तो डेफिनेटली एक रिंग सी बन जाती है अमोनियम क्लोराइड की, क्या बन जाती है, एक रिंग बन जाती है कंपाउंड की, ठीक है। तो अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी कंपाउंड बना देते हैं, तो अमोनिया और HCl का मिक्सचर अगर आपने कंटेनर में डाला है तो वहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया और HCl का आप इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों गैसेज आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरा कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड बना देती है। तो ध्यान रखना, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली इन दैट कंडीशन इन विच 2 or more gases they should not react with each other. It means the gases present in the mixture should be chemically unreactive with each other. क्लियर है, यस। तो अगर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो A B C चाहे कितनी भी गैस हो, सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा, और इन सबके पार्शियल प्रेशर को, इंडिविजुअल प्रेशर को अगर ऐड कर दिया जाए तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर आएगा। इसी को डाल्टन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक मैंने पूरा डिटेल में जाके इसको समझा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे मान के चले तो पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना, क्या करोगे, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी तो देखने पड़ेंगे। मान लो मैंने कह दिया एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 3 गैसेज हैं, A B C। गैस का A का मोल है 1 मोल, B का मोल है 2 मोल, और C के मोल है 3 मोल, और तीनों गैसेज आपस में केमिकली अनरिएक्टिव है, मतलब डाल्टन्स लॉ भी अप्लाई हो गया,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जामिनर ने कह दिया इस कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर है ना गैस का, उसका टोटल प्रेशर 30 ATM है, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पता हो क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है बी का पार्शियल प्रेशर निकालिए गैस का कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है कितना होगा, बी गैस का, केवल बी गैस का। तो देखो क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल्टन लॉ अप्लाई करेंगे। पहले आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट निकाल कर दे देता हूँ। देखो अगर तीनों गैस, ध्यान से सुनना, इफ 3 गैसेज यानी कि ए बी सी, अगर वो आइडियली बिहेव करे, क्या बिहेव करे, आइडियली, तो मुझे बताओ पी क्या आएगा आपका, पी वी क्या होता है, एनआरटी, वी को नीचे ले गया तो P क्या हो गया, एनआरटी अपॉन वी। तो अगर मैं आइडियल गैसिफिकेशन टोटल मिक्सचर पे लगाऊं, टोटल मिक्सचर पर, तो P की जगह क्या लिख देता हूं, P टोटल, ठीक है। और P टोटल में क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स टोटल मिक्सचर के, एनआरटी को लिख देता हूं एन टोटल इंटू आरटी अपॉन वी। क्लियर है, एन टोटल, एन टोटल मतलब समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी और सी तीनों का ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये एन टोटल क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, तीनों मोल ऐड कर दे तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पार्शियल प्रेशर टोटल का लगाया है। तो आइडियल गैसिफिकेशन लगाई टोटल मोल्स पे, ठीक है। अब इंडिविजुअल गैस पे लगाते हैं, ऑन ईच गैस, अलग अलग गैस पे लगाओ। तो पी ए क्या आएगा, ए गैस पे लगाओ पी ए, तो पी ए लगाएंगे तो केवल एन ए रखेंगे, एन ए अपॉन आर टी अपॉन वी, जल्दी जल्दी कर देते हैं। पी बी क्या आएगा, पी बी लेंगे तो केवल एन बी आएगा, बी के मोल आएंगे। अगर आप पी सी लोगे तो सी के मोल आएंगे केवल एन सी आर टी अपॉन वी, यही बनेगा डेफिनेटली। क्लियर है इतना, तो तीनों गैस का अलग अलग ले लिया। अब देखो सीधा डाल्टन लॉ अप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा देखो, अगर मैं पी को पी टोटल से डिवाइड करता हूं, पी को पी टोटल से, मतलब ए का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, तो पी के सामने क्या आ रहा है, एन ए आर टी अपॉन वी, और पी टोटल के सामने भी क्या आ रहा है, एन टोटल आर टी अपॉन वी। तो आर टी अपॉन वी तो कॉमन है, आर टी अपॉन वी कॉमन है, और डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर पी ए के सामने से क्या बचेगा, एन ए, और पी टोटल के सामने क्या बचेगा, एन टोटल। और एन टोटल क्या होता है, रख दो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, ए के मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया, ए का मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स ए, हो गया कि नहीं हो गया, डेफिनेटली। तो यहाँ से सीधा फार्मूला निकल गया कि पी ए जो होगा, पी टोटल को वहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में, पी टोटल डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स ए। मतलब आपको जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर को उसी गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर निकल जाएगा। ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सी का पार्शियल प्रेशर निकालना है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? मैं कह रहा हूँ आपको हर चीज़, हर फंडामेंटल सब कुछ खोल के रख दूंगा, आपके सारे फंडे क्लियर कर दूंगा। आप खुद भी जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमें सर के पढ़ाए हुए लेक्चर आज तक याद हैं। चलो अब देखो, सिमिलरली पी बी क्या आएगा, बी का पार्शियल प्रेशर पी टोटल मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी सी क्या आएगा, पी टोटल मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, कर लोगे? बस आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो। टोटल मोल कितने हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, टोटल 6 मोल हो गए। और ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा देखो, एक्स से आएगा 1/6, भाई 1 मोल बटे में टोटल मोल 6 मोल। एक्स भी कितना आएगा जल्दी बोलो, 2/6, और एक्स सी कितना आएगा 3/6। रख के देखो तीनों आंसर निकल जाएंगे। तो पी ए कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 1/6 5 ATM, पी बी कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2/6
10 ATM और PC कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 3/6, ये कितना आया 15 ATM। तो एक आया 5 ATM, एक 10 ATM, एक 15 ATM। तो तीनों को ऐड कर देख लो 5, 10, 15, 30 ATM हो गए टोटल। आगे कि नहीं आ गया। अब देखो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इतना बड़ा बखेड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे की सीधी ट्रिक बता रहे हैं NDS सर आपको। सुन लो मेरे दोस्तों, सुन लो। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा गैस दे रखी हो, A के मोल, B के मोल, C के मोल दे रखे हो और उनका कोई रेशो निकल कर आया हो, जैसे Na, Nb, Nc, इसका रेशो 1:2:3 आ रहा है। रेशो क्या आ रहा है 1:2:3 आ रहा है। बोलो नंबर ऑफ मोल्स का। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो होता है ना, वही मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है। तो मोल फ्रैक्शन का रेशो कितना आएगा 1:2:3। ठीक है भाई, एक आएगा 1/6, एक आएगा 2/6। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो आता है, ये माइंड में गांठ बांध लो, वही पार्शियल प्रेशर का रेशो आएगा, वही डिटो। जो मोल्स का रेशो होता है वही पार्शियल प्रेशर का रेशो होता है। चाहे चेक कर लो, PA कितना है 5, PB कितना है 10, PC कितना है 15। तो जो मोल्स का रेशो होता है वही पार्शियल प्रेशर का रेशो होता है। तो आपका जो 30 था ना, उसको सीधा देख लो, एक को कर दो 1/6, यहाँ कितना आया 5, ये आया 10, ये आया 15। यस डेफिनेटली, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन और देता हूँ, देखो पेपर में आ जाए, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाए। 2 कॉन्सेप्ट और सुन लो। अगर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग 2 गैसेज है A और B, ध्यान से सुन लेना, अगर दोनों गैस के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, Na के और Nb के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है इक्वल। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कह दिया 5 ग्राम ऑफ नियॉन इज present with 11 ग्राम ऑफ CO2 in a container, तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने कह दिया मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है कंटेनर में वो 50 ATM है। कितना है 50 ATM। तो आपसे कह दे पार्शियल प्रेशर नियॉन बताओ, नियॉन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन चुटकी भर का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड का। अगर NDS सर आपकी ट्रिक पकड़ जाओ तो देखो, मोल्स निकाल लो। नियॉन का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास, क्योंकि नियॉन तो गैस है और मोनोटॉमिक गैस है, तो नियॉन का मास होता है 20। तो 5 ग्राम है, तो मोल्स कैसे आएंगे, गिवन वेट अपन मोलर वेट 5/20, 1/4 मोल। मानते हो कि नहीं मानते हो। CO2 कितना होता है 44 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे 11/44, कितने आए 1/4 मोल। तो देखो मोल सेम है। तो मेरे भाई मोल अगर सेम हो तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मोल फ्रैक्शन भी सेम आएगा। कुछ भी करके देख लेना, मोल फ्रैक्शन सेम आएगा। और जब मेरे भाई मैंने कहा था जब मोल फ्रैक्शन सेम आए, मोल्स का जो रेशो सेम है, तो PA PB को सेम होने से कौन रोक सकता है, रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता। और PA PB को सेम रखने होने से रोक सकता है। तो गैस कितनी है, अरे गैस कितनी है 2 गैस है, तो भाई P टोटल को 2 से डिवाइड मार दो, आंसर आ गया। P टोटल को कितने से डिवाइड मार दो 2 गैस है, जितनी गैस है उतने से डिवाइड मार दो। PA PB 50 है ना, तो नियॉन का भी 25 आएगा और CO2 का भी कितना आएगा 25। ज़बरदस्त, याद रखो ट्रिक। 2 गैस हो, मोल सेम है, तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन भी सेम आएगा, पार्शियल प्रेशर भी सेम आएगा। और 2 गैस है तो पार्शियल प्रेशर A का और B का क्या आएगा P टोटल डिवाइड बाई 2। 3 गैस हो जाए, मान लो मैंने कह दिया 1 गैस और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कौन सी गैस लूँ आपके सामने, जल्दी बोलो। 1 ग्राम हीलियम ले लिया, 1 ग्राम ऑफ हीलियम, ये तीसरी गैस है इसी मिक्सचर में। तो हीलियम क्या होता है 24, तो 1 ग्राम है 1/4 ग्राम,
1/4 मोल आएंगे भाई। गिवन वेट 1 ग्राम, न मोल और एटॉमिक मास 4 होता है तो 1/4 मोल हो गए। समझ में आया? तो अगर 3 गैस है ए बी सी और तीनों के मोल सेम है तो तीनों का मोल फ्रैक्शन भी सेम आएगा। तीनों का मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा? एक्स ए एक्स बी एक्स सी, और मोल फ्रैक्शन भी सेम आएगा तो पार्शियल प्रेशर भी सेम आएगा। अब गैस कितनी हो गई? 3, तो कुछ नहीं करना, पी टोटल डिवाइड बाई 3 कर देना। यस, दिस इज द ट्रिक। जिंदगी में फेल हो जाए ना तो मेरे पास आ जाना। क्लियर है? करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड वुमेन्स आल्सो। यस, चलिए, ये था हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे क्लियरली समझ में, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो तोड़ के रख देना, मरोड़ के रख देना, फोड़ के रख देना, ठीक है? कुछ नहीं करना, बड़ा एजुकेशन होते हैं तो मोल से निकाल सकते हैं आप डेफिनेटली। वेट की सेंस में दे तो वेट से मोल निकाल लो, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई मार दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द डाल्टन्स लॉ। 5वां देखते हैं, लास्ट लॉ, ग्राम्स लॉ। वीडियो लेंथ ही ना हो जाए, ये लास्ट लॉ है हमारा, और इसके बारे में केवल डिस्कशन करेंगे, इसके न्यूमेरिकल अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में हमें सेम लेंथ की रखनी है, 1 घंटे की, 1 से सवा घंटे की, तो 2 सवा 2 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बता दिया था पहले। तो थॉमस ग्राम ने क्या बोला था? थॉमस ग्राम ने बोला था कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी कि R, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ध्यान रखेंगे, कई बार सीधा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो क्या स्टेटमेंट है? अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। 2 टर्म आती हैं, एक डिफ्यूजन और एक इफ्यूजन। डिफ्यूजन तो क्या होता है? कमरे के कोने में अगरबत्ती जलाई और उसकी खुशबू सारे वातावरण में महक गया और वातावरण बड़ा ही पवित्र हो गया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, नवरात्रि चल रहे हैं, कपूर की खुशबू है, गैस बनती है सब्लिमेशन करके और अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जलती है तो उसकी फ्रेगनेंस पूरे कमरे में फैल जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द इंसेंस स्टिक बोलते हैं अगरबत्ती को। तो इफ्यूजन का एग्जांपल है। डिफ्यूजन का। इफ्यूजन क्या होता है? जैसे आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हो तो वहाँ पर एक वाल होता है, तो वाल को आप हल्का सा थोड़ा सा ओपन कर दो, तो हल्का सा ओपन करने से वो एक होल क्रिएट हो जाता है और वहाँ से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गैस निकल रही होती है। तो एक हाई प्रेशर रीजन से कोई भी गैस जब लो प्रेशर रीजन में जाती है थ्रू ए वेरी फाइन होल, जैसे गुब्बारा है और गुब्बारे में कोई छोटा सा होल हो गया है, आप गुब्बारे में हवा भर रहे हो लेकिन वो छोड़ते ही धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक छोटा सा होल है, उस होल से धीरे धीरे एयर बाहर निकल रही है। ठीक है, तो उसका गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गुब्बारे का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ किसी भी गैस का एस्केप आउट करना, एस्केप आउट मतलब बाहर निकल जाना थ्रू ए वेरी फाइन होल, छोटे से होल से, दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एस्केपिंग आउट ऑफ एनी गैस थ्रू ए वेरी फाइन होल from high pressure region to low pressure region, this is called what? This is called diffusion. Yes, तो डिफ्यूजन इफ्यूजन क्लियर हो गए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भाई डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक गैस हल्की होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, एक गैस भारी होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो यस, तो अगर आप 2 गैस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, फर्स्ट गैस है मान लो फर्स्ट, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 लेते हैं, सेकंड गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 लेते हैं, तो R1 भी क्या आएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D1, और R2 क्या आएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2। D1 इज द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस, D2 इज द डेंसिटी ऑफ द सेकंड गैस। दोनों क्वेश्चन को डिवाइड मार दो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू D2 बाई D1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
d2/d1 हो जाएंगे। d2 r2 के रेसिप्रोकल में जाएगा और r1 के रेसिप्रोकल में d1 जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आप बिल्कुल याद रखेंगे इसको, आगे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो, और ध्यान रखना ग्राम्स लॉ भी कंडीशन है, इसमें गैसेज भी केमिकली नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। केमिकली क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए, आपस में मिक्स हो रही हैं तो, ठीक है। और डिफ्यूजन का कारण बता देता हूँ। गैस का कारण, डिफ्यूजन का कारण क्या होता है? एक तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में एम्प्टी स्पेस होते हैं और गैस जब आपस में इंटरमिक्स करती है तो वे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है। जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में नीचे नियॉन गैस है। अब नियॉन गैस आपको पता है कलरलेस होती है, और इस कंटेनर के ऊपर एक दूसरा कंटेनर मैंने उल्टा करके रख दिया, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, और इस कंटेनर में गैस थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी गैस होती है? ब्राउन कलर की गैस होती है। और नीचे वाली गैस कैसी है? कलरलेस। और बीच के पार्टीशन को निकाल दिया, बाद में से खींच लिया, इसको बीच में से पार्टीशन हटा दिया। तो अब NO2 गैस नीचे की तरफ मूव कर सकती है और नियॉन गैस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो कुछ समय के बाद ऐसा पाया गया कि दोनों कंटेनर के अंदर जो कलर है वो ब्राउन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियॉन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, एम्प्टी स्पेस, और NO2 गैस के बीच में स्पेस था, एम्प्टी स्पेस। तो नियॉन गैस उसके एम्प्टी स्पेस में जाके फिट हो गई और NO2 गैस इसके एम्प्टी स्पेस में जाके फिट हो गई। लेकिन नियॉन उधर भी गई है, लेकिन वो कलरलेस है, पता नहीं चल रहा है। NO2 गैस ब्राउन है तो वो नीचे आएगी, तो नीचे ऑब्जर्व होगा। तो कुछ समय के बाद पूरे दोनों कंटेनर का कलर कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। तो पता चल गया कि टू गैसेज हैज़ बीन इंटरमिक्स इनटू ईच अदर। दोनों गैसेज आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो चुकी है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो डिफ्यूजन का कारण क्या है? द मेन कॉज ऑफ डिफ्यूजन इज ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेज बिटवीन द एम्प्टी स्पेस ऑफ ईच अदर। दो गैसेज आपस में इंटरमिक्स क्यों हो जाती हैं? क्योंकि दो गैसेज एक दूसरे के एम्प्टी स्पेस में चली जाती हैं। दूसरी बात, गैसेज विल ऑलवेज रिमेन इन कांस्टेंट रैपिड एंड रैंडम मोशन। हमेशा मोशन करती रहती है, रैपिड मोशन करती है, रैंडम मोशन, तो उनका इंटरमिक्स होना लाजमी है। बिल्कुल यस, तो आप इसको याद रखेंगे। अब आपको बात बताई थी मैंने, ग्राम्स लॉ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, ध्यान रखना, एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर दो गैस के लिए रेट ऑफ डिवीजन काउंट कर रहे हो आप, तो एट कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर की। यह आप ध्यान रखेंगे, माइंड में सेट रख लेना कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए मेरे दोस्तों, कि आपने एक बात सुनी होगी कि एक गैस की वेपर डेंसिटी होती है VD। VD क्या होता है? वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी निकालने का फार्मूला पता क्या होता है? किसी भी गैस की डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसी को ना पता हो ये बात भाई नोट कर लो, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता वेपर डेंसिटी होती क्या है। वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी गैस इन द नेचर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी को इन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पर, और इसका फार्मूला होता है, सबको पता होगा, वेपर डेंसिटी निकालने का फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। मॉलिक्यूलर मास को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको उसको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, बोलो रख सकता हूँ नहीं रख सकता? फार्मूला बताओ क्या आएगा? अगर इस डेंसिटी को मैं वेपर डेंसिटी कह दूँ VD, और इसको भी मैंने कह दिया VD, पर ये क्या होएगा? D2 का मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ द सेकंड गैस, और VD का इसमें वेपर डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस। तो दोनों का आप रख सकते हो फार्मूला। वेपर डेंसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। किसी भी गैस का मोलर मास, जैसे CO2 की वेपर डेंसिटी कितनी होगी? मोलर मास कितना है? 44 डिवाइड बाई 2 टू 22 इज द वेपर डेंसिटी ऑफ द CO2 गैस। क्लियर हो गया? यस, आपको याद रखनी है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो क्या फार्मूला बनेगा दोस्तों? देखो, R1/R2 क्या आएगा? वेपर डेंसिटी क्या है? D2। तो D2 की जगह रख सकता हूँ मैं M2/2। बोलो है कि नहीं भाई? D2 की जगह क्या रख सकता हूँ? वेपर डेंसिटी सेकंड गैस की, तो M2/2। और D1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? M1/2।
तो 2 से 2 अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाता है। काफ़ी लोगों को देखो आज तक ये ट्रिक याद नहीं होगी, रटते हैं उस चीज़ को। d2/d1 की जगह m2/m1 कैसे आया वो आज मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। ये m2/m1 ऐसे आता है। तो डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी गैस की डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ध्यान रखना एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं CO2 की डेंसिटी बोलूँ तो वो CO2 के मोलर मास पे ही डिपेंड करेगी, और अगर मैं डेंसिटी हाइड्रोजन की बोलूँ तो वो हाइड्रोजन के मोलर मास पे ही डिपेंड करेगी। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? कम होता है। तो हाइड्रोजन गैस इज लेस डेंस, उसकी डेंसिटी भी कम होती है। और CO2 का मोलर मास ज़्यादा होता है तो CO2 की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? बता दिया ना। डेफिनेटली आपका हर फंडामेंटल मैं खोल के रख दूंगा। आप यहाँ पर नॉलेज गेन कर रहे हो, बस ये समझ लो। टेस्ट की तैयारी तो हो ही रही है, नॉलेज आपको जो ज़बरदस्त तरीके की दूंगा मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की। और काफ़ी लोगों को डाउट था कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं, फ्रेश वीडियो तो बना ही नहीं रहे। तो भाई फ्रेश वीडियो आपके लिए तैयार है, आप कल ही देख लीजिए चाहिए इसको। चलिए आ गया फार्मूला। यस, क्या निकल के आया फाइनल फार्मूला? तो फाइनल फार्मूला निकल करके आता है R1/R2 इज इक्वल टू d2/d1 इट इज आल्सो इक्वल टू m2/m1। ये तो हो गया फर्स्ट, याद रखेंगे, अप्लाई कर देना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम कल ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एक गैस हैविंग लोअर मोलिकुलर मास डिफ्यूजेज फास्टर एज कंपेयर टू ए गैस हैविंग हायर मोलिकुलर मास। यस, ध्यान रखना इस बात को। एक गैस जिसका मोलिकुलर मास कम होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, और उस गैस के कंपैरिजन में जिस गैस के अंदर होता है। तो आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं। जैसे आपसे कह दे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या रिलेशनशिप है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गैस हाइड्रोजन है तो मैंने RH2 लिख दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। एक गैस ऑक्सीजन है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या रिलेशनशिप आएगा? तो आप बिल्कुल रख सकते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 R2 नीचे लेते हैं तो M2M1 आता है। तो M2M1 आता है तो यहाँ पर किसका मोलिकुलर वेट आएगा? ऑक्सीजन का। और यहाँ पर किसका मोलिकुलर वेट आएगा? हाइड्रोजन का। रख दो, आंसर आ गया। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32। और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 2। कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 होता है ना। तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 4 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से। ये रिलेशनशिप बनेगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की है और ऑक्सीजन गैस भारी है। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 4 गुना ज़्यादा है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो रेशियो पूछ लेते हैं कई बार, तो ध्यान रखेंगे इसको। पेपर में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना मेरे भाई। चलो अगला केस बताते हैं, और अगले केस के लिए तो हम बिल्कुल न्यूमेरिकल ले लेंगे। ठीक है, और वो गैस 2 केस क्या आते हैं, उन 2 केस के बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। केस 1, केस 2। पहला केस सुनो। पहला केस है इफ 2 गैसेज डिफ्यूजेज, if 2 gases having same volume, अगर 2 गैसेज है उनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। डिफ्यूजेज इन डिफरेंट टाइम्स, वो अलग अलग टाइम पे डिफ्यूज होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो गैस हल्की है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो गैस भारी है जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम सेम हो सकता है 2 गैस का। मान लो मैं मेरे ये कमरे में जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ एक हॉल है,
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और इधर से एक CO2 का मॉलिक्यूल है, वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो इस कमरे से दूसरे एंड पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफिजन फास्ट है और CO2 का रेट ऑफ डिफिजन स्लो है। तो आप इस बात को कैच कर गए कि नहीं कर गए? डेफिनेटली आप कैच कर गए होंगे। तो वॉल्यूम सेम हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है। तो आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, 2 गैस ले ली मैंने, एक गैस आपने A गैस और दूसरी गैस हो गई B गैस, ठीक है। उन दोनों के अंदर क्या कह रहा है, वॉल्यूम सेम है और टाइमिंग डिफरेंट है। तो आपको करना क्या है ना, A गैस के अंदर वॉल्यूम मान लेना आप VA और B गैस का वॉल्यूम VB, लेकिन VA VB तो सेम है, सेम वॉल्यूम है, तो इसको V मानो आप। दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, तो V मानेंगे। टाइमिंग डिफरेंट कर दो, पहले की टाइमिंग है वो T1 कह दो, दूसरे की टाइमिंग है वो T2 कह दो। पहले की टाइमिंग T1, दूसरे की टाइमिंग T2। तो ध्यान रखेंगे, पहले वाले का रेट ऑफ डिफिजन मतलब A गैस का रेट ऑफ डिफिजन ऑफ A गैस कितना आएगा, वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो V बाई T1। और B गैस का रेट ऑफ डिफिजन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम बाई T2। बहुत ही सिंपल ट्रिक से दिखा रहा हूँ, कभी जिंदगी में न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। A गैस का रेट ऑफ डिफिजन क्या आएगा, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, और B गैस का रेट ऑफ डिफिजन क्या आएगा, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। बस अब क्या करना है, 2 गैस का रेट ऑफ डिफिजन निकाल लो, RA बाई RB, तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करो, V बाई T1 और RB क्या है, V बाई T2, T2 ऊपर चला गया, V से V कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आया, T2 बाई T1। रख दूँ यहाँ पर, यस। तो RA बाई RB क्या आ गया आपका, T2 बाई T1 आ गया। क्लियर है आपको? चलिए, तो यहाँ से फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, RA अपॉन RB। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B तो ऊपर आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A नीचे आएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इन फ्यूचर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मान लो आपको 2 गैस दे दी और दोनों गैस के अंदर टाइमिंग डिफरेंट है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। जैसे आपसे कह दिया 2 गैसेज, देखो क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, 2 गैसेज हैविंग सेम वॉल्यूम 50 ml। 2 गैस है, एक A गैस है, एक B गैस है, दोनों का वॉल्यूम कितना है, 50 ml। डिफ्यूजेज इन टाइम्स, एक तो 150 सेकंड में डिफ्यूज होती है, एक 200 सेकंड में डिफ्यूज होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गैस 150 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है और दूसरी गैस 200 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है, और आपसे कहते एक गैस का B गैस का मोलर मास 36 है, तो आपसे कहते A गैस का मोलर मास निकालो। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, देखो A और B गैस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, 50 ml 50 ml, ये भी 50 ml, ये भी 50 ml, तो दोनों का V सेम हो गया, ठीक है। T1 टाइम T2 टाइम देखो, T1 T2 अलग अलग है, तो पहले का टाइमिंग कितना है 150 सेकंड, दूसरे का टाइमिंग कितना है 200 सेकंड। तो RA अपॉन RB निकाल लो, सीधा टाइमिंग दे रखा है। अरे वॉल्यूम तो सेम है ना, वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम तो कट जाएंगे, तो एक RA क्या आएगा 50/150 और RB क्या आएगा 50/200। और ये ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फार्मूला लगाओ, T2 बाई T1, तो T2 टाइम कौन सा है 200 और T1 कितना है 150, आगे रखो, डिवाइड बाई कह रहा है B गैस का मोलर मास, तो T2 के सामने MB है, बिल्कुल ठीक है, T1 के सामने MA है, तो B गैस का मोलर मास 36 था, तो A गैस का कितना हो जाएगा, MA निकालना है। तो क्या करो, ये तो आ गया 4/3, अब निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये कितना आएगा 16/9, ठीक है, हाँ जी। और उधर कितना आ गया 36/MA, इसको सोल्व आउट कर दो, MA निकल जाएगा आपका। हो गया ना क्वेश्चन, डेफिनेटली सोल्व हो गया। तो 36 MA निकाल लेता हूँ, कितना आएगा, MA कितना आएगा, MA को यहाँ ले जाते हैं, तो 36 × 9 डिवाइड बाई 16, 4 × 16, 4 × 36,
81/4 आ गया, यानी कि 20.25 ग्राम पर मोल। क्लियर है, 20.25 ग्राम आ गया। तो आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। आप कर लोगे इस क्वेश्चन को सोल्व? यस, डेफिनेटली कर लोगे। और लास्ट केस देखो, लास्ट केस और निकाल के दिखाऊँ। एक ये फार्मूला हो गया, इसको याद रखना। ये फार्मूला कब लगाना है? अगर दो गैस है, वॉल्यूम सेम है, डिफ्यूज करने की टाइमिंग अलग अलग है। अब इसका केस को बिल्कुल उल्टा मार दो, इस केस को बिल्कुल उल्टा कर दो। केस 2 क्या हो जाएगा? इफ़ टू गैसेज हैविंग डिफरेंट वॉल्यूम, दो गैस है, वॉल्यूम अलग अलग है, बट डिफ्यूजेज इन सेम टाइम, सेम टाइम में डिफ्यूज हो रहे हैं। तो अब क्या हो गया? एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन आर ए है, दूसरे का रेट ऑफ डिफ्यूजन आर बी है। अब वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है, तो एक का वॉल्यूम मान लिया V1, एक का वॉल्यूम मान लिया V2। अब टाइमिंग सेम है, तो टाइमिंग सेम है तो दोनों का T आएगा, दोनों का क्या आएगा? T। तो एक जब RA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V1/T, और RB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V2/T। ठीक है, तो T से तो T कैंसिल हो ही जाएगा, RA/RB क्या आएगा? V1/V2, और आगे का फार्मूला तुम्हें पता ही है, MB/MA। बताओ, इससे बढ़िया ट्रिक कहाँ से निकाल के लाएं? ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। दो गैस के अलग अलग वॉल्यूम है, V1/V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू MB/MA। MB दे रखा हो तो MA निकाल लो, MA दे रखा हो तो MB निकाल लो। यस, हो गया क्वेश्चन सोल्व। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। बाकी का कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में लेंगे। अब बचा है केवल दो कॉन्सेप्ट, एक तो मॉडिफिकेशन इन द आइडियल गैसिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे वान डर वाल इक्वेशन और कुछ वान डर वाल कांस्टेंट, और कुछ एक अच्छी 2-3 टर्म और आपको बता दूंगा जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दैट्स इट। आज के लेक्चर में इतना ही, लेक्चर को लेंथी नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। लेक्चर आपको कैसा लगा इसके रिव्यू मुझे ज़रूर दें, ठीक है। और ऐसे ही आपके क्वालिटी कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, सभी को बताएं, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में इस कोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच, बने रहो हमारे साथ। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। थैंक यू सो मच।